हमने पिछले 4 लेक्चर में ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कशन किया है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इनकी चर्चा की है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बदलते रहता है, अर्थ के सरफेस पे बदलता है, हाइट के अनुसार बदलता है, डेप्थ के अनुसार बदलता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से बदलता है। ये हमने समझ लिया है। अब हमें उसके और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज देखने हैं। एक चीज पक्की है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बदलता है, लेकिन एक चीज की वजह से बदलता नहीं है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मास के हिसाब से बदलता नहीं है। छोटे ऑब्जेक्ट के लिए भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उतना ही है, बड़े चीज के लिए भी उतना ही है, और हेवी वेरी बिग ऑब्जेक्ट के लिए भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उतना ही है। सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अनलेस, जैसे कि आगे मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेते जाऊंगा फिर आपको पता चलेगा, उसमें वो चीज आएगी। बट वन थिंग इज श्योर दैट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन is irrespective of the mass of the body. इसके आगे हमें फ्री फॉल की चर्चा करनी है। फ्री फॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने छोड़ दिया, ये चॉक अगर मैंने छोड़ दिया, अगर छोड़ दिया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी। सो u इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और अर्थ के ऊपर मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, कोई ऑब्जेक्ट छोड़ रहा हूं, तो उसकी एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स वैल्यू विल बी टेकन एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रिसाइज कैलकुलेशन करने हैं तो 9.81 लेके हमको करना है। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हम एनटीएससी की दृष्टि से सोच रहे हैं, तो हमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। हमें कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। दिए हुए 4 ऑप्शंस में किसके अप्रोक्सीमेटली हम आंसर पास में हमारा आता है, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। सो सिचुएशन देख के हम कभी 10 की वो वैल्यू 10 लेते हैं, कभी वो 9.8 लेते हैं। एंड देयरफॉर ये जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, दे नाउ बिकम v इज इक्वल टू जी टी, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, u जो 0 हो गया, प्लस ट्वाइस as ट्वाइस gs। अर्थ के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कितना भी बड़ा टावर हमने खड़ा कर दिया, हम 100-200 मीटर के ऊपर बड़ा टावर खड़ा नहीं कर सकते हैं, बट हाइपोथेटिकली हमने 1 किलोमीटर भी खड़ा कर दिया तो भी जी की वैल्यू कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। कैलकुलेशन करके देखोगे, दुनिया में सबसे ऊंचा जो है वो माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट भी अप्रोक्सीमेटली 9000 मीटर्स है। और कैलकुलेट करोगे तो 9.8 का 9.778 मतलब 0.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतने से ही फर्क पड़ने वाला है। तो जब हम फ्री फॉल के एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, तो हम जी की वैल्यू यही 10 या 9.8 लेके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम आपको इसके ऊपर लोगों ने फ्रेम करके रखे हैं, वो आपको फेस करने पड़ेंगे। और 2-4 एग्जाम्पल्स मैं लेता हूं अभी, और वो आप मेरे साथ सॉल्व करो। पहला एक प्रॉब्लम अपन लेते हैं फ्री फॉल का। Suppose the problem goes like this. A person stands on the top of a tower and drops a stone
The stone takes 2 seconds to reach the ground. What will be the height of the tower? ऑप्शंस रहेंगे, समझो 100 मीटर, इधर मैं लिख देता हूं ऑप्शंस, 100 मीटर से 20 मीटर से 200 मीटर और 10 मीटर। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो ये आदमी, आपको एग्जामिनेशन में तो कोई डायग्राम नहीं निकालनी है, समझाने के लिए मैं डायग्राम निकाल रहा हूं। ये टावर के ऊपर खड़ा है और यहां से एक पत्थर नीचे फेंकता है और इसको नीचे आने के लिए 2 सेकंड लगते हैं। तो इसकी हाइट कितनी है? अब हमारा फॉर्मूला है S इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। ड्रॉप्स इसका मतलब है फ्री फॉल, इनिशियल वेलोसिटी 0 और वो अर्थ के ऊपर है। जनरली अनलेस एंड अनटिल टोल्ड, हम यहां एयर रेजिस्टेंस, हवा का जो उसके ऊपर परिणाम होने वाला है उसकी कोई चिंता नहीं करते, उसको हम निग्लेक्ट करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू हाफ, G की वैल्यू हम 10 लेंगे और T हमें दिया है 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, सो 2, सो दिस इज इक्वल टू 20 मीटर्स। इसको नीचे आने के लिए अगर 2 सेकंड लगते हैं तो इसकी हाइट 20 मीटर्स है और बी ये ऑप्शन सही ऑप्शन है। दिस इज ए सिंपल एग्जांपल ऑफ फ्री फॉल। और भी कुछ प्रॉब्लम्स हम कर सकते हैं, थोड़े से अपन सिंपल प्रॉब्लम से डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे। I hope you have understood this. If you have any doubt about this, you can always contact me, call me and we can discuss about this. दूसरा प्रॉब्लम ले लो। A stone is dropped from the top of a very high cliff. It travels distance x in first second. How much distance it will travel in second? पहले सेकंड में उसने x इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो दूसरे सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये अपने को प्रॉब्लम पूछा है। मैं अभी ऑप्शंस नहीं देता हूं क्योंकि अल्टीमेटली तो प्रॉब्लम मेरे को ही सॉल्व करना है। पहला मैंने इसलिए ऑप्शंस दिए थे कि अप्रॉक्सीमेशन कैसा रहता है, कितना तुम इसके नज़दीक में हो, इससे अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी जाती है। अगर पहले सेकंड में, सो व्हेन t इज इक्वल टू 1, तो हमारा बेसिक फॉर्मूला है S इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। पहले सेकंड में, सो दैट इज x इज इक्वल टू हाफ इंटू G इंटू 1 का स्क्वायर। अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकंड्स निकालेंगे। डिस्टेंस ट्रैवल्ड in 2 seconds, let us call this as x dash is equal to half G into 2 का स्क्वायर। ये दोनों को डिवाइड करेंगे, यहां पे हम कैलकुलेट इसकी वैल्यू डालने की कोशिश भी नहीं करेंगे। Therefore x dash upon x is equal to 2 square upon 1 square, this is equal to 4 and therefore x dash is equal to 4x। लेकिन यहां प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, प्रॉब्लम में ट्विस्ट है।
उसने ये नहीं पूछा था कि हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन 2 seconds, ये पूछा था कि हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन सेकंड सेकंड। एंड देयरफॉर इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड will be equal to 2 सेकंड में उसने ट्रैवल किया, सो लेट अस कॉल इट एज x सेकंड। 2 सेकंड में उसने इतना ट्रैवल किया माइनस 1 सेकंड में उसने इतना ट्रैवल किया है x, सो 4x माइनस x दिस इज इक्वल टू 3x। Hence, the distance traveled in second is 3x. I hope you have understood the difference between distance traveled in second and distance traveled in 2 seconds. ये जो प्रॉब्लम्स बनाए जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दे आर ऑलवेज डिसेप्टिव। ऐसा प्लेन फॉर्मूला लो, वैल्यू डालो, आंसर निकालो, इतने कोई नहीं रहेंगे, क्योंकि वहां पे वो सिलेक्शन, इट इज ए फिल्टर। वो प्रॉब्लम से आप उनको होशियार बच्चे और कम होशियार बच्चे इनमें से छलनी करनी रहती है, इसलिए वो कुछ न कुछ ट्विस्ट डालते रहते हैं और हमें प्रॉब्लम केयरफुली पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। ये और एक प्रॉब्लम ले लिया है, और एक प्रॉब्लम ले लेंगे। Take one more problem. A feather and a stone are dropped from same height in vacuum. Who will reach the ground first? एक हल्की चीज फीदर और एक स्टोन दोनों को एक ही हाइट से छोड़ दिया है। दोनों में से जमीन पे पहले कौन पहुंचेगा, और एक शब्द डाला है कि इन वैक्यूम। अब इसमें देखो, नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि फीदर जो है वो हवा में उड़ते ही रहता है। वो छोटे छोटे फीदर जो रहते हैं वो तो ऐसे दे नेवर फॉल, दे रिमेन इन द एयर। और आपको लगेगा कि फीदर विल रीच लेटर एंड स्टोन विल रीच अर्लियर, बट ये सिचुएशन नहीं है। फीदर विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम एज दैट ऑफ स्टोन इज द करेक्ट आंसर। नॉर्मली हमें ऐसा क्यों नहीं दिखता है? समझो कोई पतंग कट गया तो वो पतंग, और वहां से अगर कोई एक स्टोन गिर रहा है तो पतंग पहले नीचे गिरेगा क्या स्टोन पहले नीचे गिरेगा? नॉर्मली आप बोलोगे कि हाँ स्टोन पहले गिरेगा, पतंग तो ऐसा ऐसा आते जाता है, बहुत टाइम लगता है उसको। हम दौड़े हैं ना, हमने पतंग पकड़े हैं, ऐसा बोलोगे आप। पकड़े होंगे, मालूम नहीं तुमने। लेकिन पतंग को नीचे आने के लिए एयर रेजिस्टेंस रहता है, हवा का रेजिस्टेंस रहता है, एंड देयरफॉर पतंग काइट डज नॉट फॉल सो फास्ट as per our calculations, and therefore if there is a vacuum, there is no air, then the kite and the stone will fall on the ground at the same टाइम। हाँ, अगर उन्होंने बोला है कि कंसिडर एयर रेजिस्टेंस, तो सही जवाब है स्टोन विल फॉल, काइट विल फॉल लेटर। अगर उन्होंने बोला कि ये एक्सपेरिमेंट हमने चांद पे किया, चांद पे जाके कौन पतंग उड़ाएगा, ये बात अलग है, बट प्रॉब्लम देने के लिए उन्होंने दिया चांद पे गए हम और वहां पे एक काइट और एक स्टोन सेम हाइट से नीचे डाल दिए, तो कौन पहले पहुंचेगा?
अब इस प्रॉब्लम में वैक्यूम का कोई उल्लेख नहीं किया है, लेकिन हमारा कॉमन सेंस ये रहेगा, दिस इज आवर कॉमन सेंस, वी नो दैट देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, देयर इज नो एयर ऑन द मून, and therefore if this experiment is carried out on moon, there the answer will be same, that kite and stone will fall at the same time on the ground of the moon. I hope you understand this. समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही इस टाइप के once you understand the principle of this, वो कभी कभी पूछते हैं कि यहाँ पे एक पंपकिन है, वो है, और बाजू को एक छोटा सा आम है या कोई और छोटा गुआवा पेरू है, दोनों नीचे गिरने लगे एक साथ, या दोनों को एक साथ ऊपर से तोड़ दिया, तो कौन पहले ग्राउंड पे पहुंचेगा? आपको टेम्पटेशन होगा कि पंपकिन जो हेवी है वो पहले पहुंचेगा, जो लाइट है वो बाद में पहुंचेगा। तो आंसर इज नो, बोथ विल रीच एट द सेम टाइम, क्योंकि हमारा इक्वेशन है S इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। दोनों के लिए S सेम है, दोनों के लिए G सेम है, हाफ तो सेम है ही। अगर ये तीनों चीजें सेम है तो T को सेम होना ही पड़ेगा, एंड देयरफॉर बोथ ऑफ देम विल रीच द ग्राउंड ड्यू इन द सेम टाइम। डू यू अंडरस्टैंड दिस? फ्री फॉल के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों ने बनाए हैं, और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टेक्निक मैं आपको बताता हूं। मतलब वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओगे, लेकिन वो करने के लिए आपको ज्यादा टाइम लगेगा। वही मैं जो बताता हूं उस टेक्निक से जाओगे तो आप फास्ट वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए पहले कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मान लो। पहले ये ट्रिक समझा के देता हूं, ट्रिक नहीं है, दिस इज बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल, लेकिन आपने अभी तक जो किया है उससे थोड़ा सा ये अलग है, इसलिए आपको ट्रिक जैसा लगेगा। मेनी ऑफ यू मे नॉट बिलीव इन द इनिशियल स्टेजेस। इसमें क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। ओके, जैसे समझो यहां से मैंने स्टोन भेजा है, सो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी u पॉजिटिव रहेगी क्योंकि अपवर्ड जा रहा है, लेकिन यहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g निगेटिव रहेगा क्योंकि डाउनवर्ड है। v ऊपर जा रहा है तो v पॉजिटिव रहेगा। यहां पे देखोगे तो यहां पे अब u का सवाल नहीं, यहां पे वेलोसिटी टॉप को उसकी वेलोसिटी 0 रहेगी क्योंकि वहां जाके नीचे गिरेगा, तो यहां एक सेकंड के लिए, एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड के लिए क्यों ना हो रुकेगा, लेकिन यहां पे भी उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निगेटिव ही रहेगा क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, और हमने मान लिया है कि जो डाउनवर्ड है वो निगेटिव है। ये सबने मान लिया है, इसलिए इसको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बोलते हैं। अपना XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में y कोऑर्डिनेट अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव लेते हैं, इसलिए इसको साइन कन्वेंशन वही हम फॉलो करते हैं। अब यहां पे वो नीचे आ रहा है तो यहां पे इसकी वेलोसिटी विल बी निगेटिव यहां पे, और यहां पे भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निगेटिव ही रहेगा। अभी तक आपको
मेरा जैसा अनुभव है बच्चों के साथ कि बच्चों के दिमाग में ये भरा हुआ रहता है कि इफ द एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड इफ इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देन इट इज टेकन एज नेगेटिव। इसके पहले ही ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय उनको उससे फायदा हुआ होगा, लेकिन ये साइन कन्वेंशन फॉर्म करके इससे बहुत सारे प्रॉब्लम फास्ट सॉल्व कर सकते हैं और करेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। किसको पॉजिटिव मानना है, किसको निगेटिव मानना है, ये हम इससे बहुत फास्ट कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूं। प्रॉब्लम वही रहेगा, पहले मैं ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूं और फिर ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से सॉल्व करके दिखाता हूं। प्रॉब्लम ले लो कि a stone is thrown upwards with initial velocity of 6 meter per second. What will be its velocity when it reaches back to the earth? वो स्टोन को ऊपर फेंका है विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। वो जब नीचे वापस आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या है, इस सवाल में पूछा है। पहले अपन ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। ये जमीन से इसको फेंका है, ये ऐसा जाके ऊपर आएगा। सो यहां पे यहां से यहां फिर यहां से यहां कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। जी की वैल्यू अपन 10 ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इसमें क्या करना पड़ेगा, अपने को यहां की वेलोसिटी निकालने के लिए यहां की पहले हाइट तो निकालनी पड़ेगी या टाइम निकालना पड़ेगा। हम टाइम निकालेंगे, वो आसान है क्योंकि यहां से वहां दिस इज फर्स्ट स्टेज। सो इन फर्स्ट स्टेज v इज इक्वल टू u प्लस at, माने अपनी भाषा में अभी v हमें निकालना है। u दिया है 6, g की वैल्यू हम ले रहे हैं 10 और डाउनवर्ड्स ले रहे हैं। तो क्यों डाउनवर्ड्स ले रहे हैं, तो निगेटिव है -10t और v की वैल्यू 0 रहेगी क्योंकि टॉप को वो 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा। उसके बाद देन वी शैल हैव t इज इक्वल टू 6/10 सेकंड, दिस इज इक्वल टू 3/5 सेकंड। ऊपर जाने के लिए उसको 3/5 सेकंड लगेंगे अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है। तो u हमने पॉजिटिव लिया है क्योंकि वो ऊपर है। टाइम पॉजिटिव ही रहेगा, टाइम निगेटिव होगा नहीं क्योंकि टाइम आगे ही बढ़ते जाता है। आई कॉल दिस एज t1 क्योंकि पहले स्टेज में है। देन अभी वहां से यहां आने के लिए u 0 है, हमें मालूम है। अब हमें यहां की वेलोसिटी निकालने के लिए v इज इक्वल टू u प्लस at, ऊपर जाने के लिए इतने सेकंड लगे हैं लेकिन नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा हमें मालूम नहीं। हम फिर क्या करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s से यूज करके हम वो यहां की वेलोसिटी निकालेंगे, इसलिए हमें s निकालना पड़ेगा। सो s को हम हाइट है तो h इज इक्वल टू हाफ g t1 स्क्वायर एंड देन वी कैन कैलकुलेट h इज इक्वल टू हाफ g की वैल्यू हम -10 फिर से डालेंगे इंटू t1 स्क्वायर इज इंटू 9/25। ये अपवर्ड है इसलिए ये पॉजिटिव आने वाली है, यहां से वहां हम जा रहे हैं। सो ये पॉजिटिव आ जाएगी h
सो ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 90/50 मीटर्स। अब व्हाइल कमिंग डाउन ये उसका हाइट है, h नीचे आ रहा है, और जाने वाला जो डिस्टेंस है वही आने वाला डिस्टेंस है। यहां की इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, यहां की फाइनल वेलोसिटी v अपने को निकालने की है जब वो ग्राइंड पे जाता है। एंड वी हैव v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। सो दिस इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू a की वैल्यू फिर 10 है और s कितना है 90/50 इंटू ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब h कितना है, तो दिस इज इक्वल टू नहीं a की वैल्यू है 10 और ये h कितना है, तो ये 90/50। ये कैलकुलेशन करते जाएंगे तो 10 कट जाएगा, दिस विल बी 18 and this will be 36 and then we shall get, ये निगेटिव साइन मैंने यहां दिखाया नहीं, ये निगेटिव साइन आएगा, सो -36। मुझे मालूम है कि निगेटिव का स्क्वायर रूट निकलता नहीं, बट ये निगेटिव साइन उसकी डायरेक्शन दिखा रहा है। एंड देयरफॉर v फाइनल विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 36, दिस इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड्स। ये इसका आंसर आएगा। ये ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे तो। अब हम अपने मेथड से जाएंगे तो जहां पे हम स्ट्रिक्टली साइन कन्वेंशन फॉलो करने वाले हैं। सो बाय साइन कन्वेंशंस हम करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। यहां से निकला है और वापस यहां पे आ गया है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 0, s इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर एंड देयरफॉर v इज इक्वल टू प्लस और माइनस u, डाउनवर्ड है सो इसलिए 6 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड्स। ये 1 सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जो कि करने के लिए हमें इतने स्टेप्स पहले करने पड़े थे। ये सब करके दिखाने का मेरा हेतु यही है कि आप अगर साइन कन्वेंशन फॉलो करोगे तो काफी प्रॉब्लम आप फास्ट सॉल्व कर पाओगे। फ्री फॉल, ये भी फ्री फॉल का प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके ऊपर द ओनली एक्सेलरेशन एक्टिंग इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ड्रॉप ये शब्द यूज किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, लेकिन इनिशियली थ्रोन विथ सम वेलोसिटी बोला तो वो हो सकता है 6 मीटर पर सेकंड। बट फ्री फॉल का मतलब है कि जिसमें द ओनली एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन दैट बॉडी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड दैट इज ऑल्सो डाउनवर्ड्स। डू यू अंडरस्टैंड दिस? समझ में आ रहा है क्या? और एक प्रॉब्लम मैं आपको लेता हूं, ये रिकॉर्डेड है इसलिए सॉल्व तो मेरे को ही करके देना है। क्लासरूम टीचिंग रहता था तो मैं आपसे सॉल्व करके लेता था, लेकिन अभी मेरे को ही करके देने का है तो मैं ऑप्शंस वगैरह देते बैठता नहीं हूं। ऑप्शंस वाले प्रॉब्लम्स रहेंगे वो मैं आपको देने वाला हूं वर्कशीट बोल के, लेकिन प्रॉब्लम भी मैं बनाऊंगा और वो प्रॉब्लम आप सॉल्व करो, मैं ही सॉल्व करूंगा और वो आप ऑब्जर्व करो, कीनली ऑब्जर्व करो। इसके बाद बुक में जितने प्रॉब्लम्स रहेंगे या आपको और बुक्स में जो प्रॉब्लम्स मिलेंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा।
ले लो प्रॉब्लम इज लाइक दिस, एन एप्पल फॉल्स फ्रॉम द ट्री एंड it covers a distance of 5 meters in first second. How much distance will it cover in third second? Assume that the tree is at the edge of very tall mountain. ये माउंटेन के यहाँ पे वो एप्पल का ट्री लगाया और यहाँ से वो नीचे गिर रहा है, पहले सेकंड में वो 5 मीटर जाता है, तो तीसरे सेकंड में वो कितना जाएगा, ये आपको प्रॉब्लम है। अब इसमें ऐसे टाइप का एक प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, इसलिए इसमें मैं सिर्फ 1-2 स्टेप्स बता देता हूं, फाइनल आंसर बता देता हूं, लेकिन बीच में का कुछ आपको खुद को करना है, ऐसा मैं एज्यूम करता हूं। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड S1 इज इक्वल टू हाफ G इंटू 1 स्क्वायर, S3 इज इक्वल टू हाफ G इंटू 3 का स्क्वायर। ये S1 इज इक्वल टू 5 मीटर दिया है, एंड देयरफॉर यू कैन कैलकुलेट S3, और एक स्टेप और करके देता हूं, S3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 9 अपॉन 1। चलो हो ही गया, देयरफॉर S3 इज इक्वल टू 45, एंड देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड हमें निकालना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड्स निकालना पड़ेगा। सिमिलरली S2 इज इक्वल टू हाफ इंटू G इंटू 2 का स्क्वायर, देयरफॉर यहां पे S3 अपॉन 5, हाँ, देयरफॉर S2 अपॉन 5 इज इक्वल टू, ये हाफ G और ये हाफ G कटेगा, दिस विल बी 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4, एंड देयरफॉर S2 इज इक्वल टू 5 4s are 20, and therefore distance traveled in third second, let us call it S third, is equal to S3 minus S2। तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तीसरे सेकंड में डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है वो 3 सेकंड में किया, माइनस 2 सेकंड में जो किया वो, एंड देन दैट विल बी 45 minus 20, this is equal to 15 meters. That will be the answer for the distance traveled in third second. I hope you have understood. I have taken some problems on the free fall. और बहुत सारे प्रॉब्लम इसके ऊपर हो सकते हैं, वो आप सॉल्व करोगे, ट्राई करोगे, कोशिश करोगे। वो प्रॉब्लम आपको एक आधे बार नहीं, बहुत बार नहीं आ सकते हैं शुरू में, लेकिन उसके ऊपर नर्वस होकर बैठना नहीं है, कोशिश करना है, देखना है अपना कहाँ गलत हो गया। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम शुड नॉट गिव यू कैलकुलेशन टफनेस। 10th के स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में जो प्रॉब्लम्स है, सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स तो भी जो मैंने देखे हैं, उसमें कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस कभी भी रहते नहीं हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम 1 मिनट में सॉल्व करने का है, और ये कैलकुलेशन करते बैठोगे तो 1 मिनट में वो लोग भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे जो लोग पेपर सेट करते हैं। तो इसलिए कैलकुलेशन में आप अगर अड़ गए तो नर्वस मत होना, समझ लेना
कैलकुलेशन जितने हो सके उतने करो आप, लेकिन एक्चुअली जो एनटीएससी की एग्जामिनेशन होगी उसमें इतने कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन कभी भी नहीं होंगे। इसके आगे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कशन करना है। और काइनेटिक एनर्जी, ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी तो ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं कहलाएंगी। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ mv², where m is the mass, v is the velocity। और काइनेटिक एनर्जी का किसी भी सिचुएशन में जो फॉर्मूला रहेगा वो हाफ mv² रहेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जनरली अभी तक आपने सुना है, देखा है, समझा है, जनरली उसको mgh बोलते हैं, लेकिन ये दिस इज ट्रू फॉर स्मॉल हाइट्स ओनली। हाइट है जहां से वो स्टोन ड्रॉप किया है, जहां पे वो स्टोन रखा है, स्टोन है, एप्पल है, पंपकिन है, कुछ भी है, तो वहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएंगी वैसे वैसे ये g भी बदलेगा और h भी बदलेगा। दो दो बदलने वाले चीजों का मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कर सकते हैं, और इसलिए ये जो फॉर्मूला है ये स्मॉल हाइट्स कितनी किसको स्मॉल मानेंगे? मैं तो बोलता हूं 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक ये फॉर्मूला चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हाइट ज्यादा है तो उसका फॉर्मूला आ जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू g m अपॉन r प्लस h, वेयर कैपिटल M is equal to mass of earth, छोटा m is equal to mass of body, r is equal to radius of earth, जिसकी वैल्यू हमें मालूम है 6400 किलोमीटर, और h इज इक्वल टू हाइट। फ्रैंकली स्पीकिंग इसके प्रॉब्लम आप एनसीईआरटी में एक्सपेक्ट करो ही मत। ये g की वैल्यू, ये m की वैल्यू, ये m की वैल्यू, इनका मल्टीप्लिकेशन करो, इनका एडिशन करो, तो ये 1 मिनट में कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा। लेकिन सिंस ये बुक में दिया है इसलिए ये मैं बता रहा हूं, ये स्मॉल हाइट के लिए फॉर्मूला है और ये लार्जर हाइट के लिए प्रॉब्लम है। हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस इनटू दिस? ये सही है, ये सही, इसके भरोसे पे ये इसके भरोसे पे ये, इसका डिस्कशन भी किया जा सकता है। लेकिन मेरा जो कहना है कि टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम सॉल्व किए जिसमें ये वैल्यू उन्होंने डाल के रखी है, दूसरे स्टेप में आंसर निकाल के दिया है, तो वो उन्होंने कैलकुलेटर पे, कंप्यूटर पे कैलकुलेशन किए होंगे, आपको कैलकुलेटर पे करना अलाउड नहीं। इसलिए आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, और ये निगेटिव रहती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये निगेटिव का मतलब समझ लो कि निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज द एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन। इतना भी अभी ध्यान में रखेंगे तो चलेगा। इस लेक्चर में मैं इतना ही फ्री फॉल, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इनका डिस्कशन कर चुका हूं। ठीक है, इसमें अगर कुछ सिंपल वैल्यू अगर आती है तो ये h की वैल्यू r से ऐड करेंगे। अगर ये 600 किलोमीटर देंगे तो ये इसमें 600 किलोमीटर ऐड करना आसान है। एक आधा प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा, लेकिन तब तक हम इस लेक्चर में रुक जाते हैं।